nationalist feeling among the educated elite across Europe in 1830 to 1848. 1830 से 1848 तक जो एजुकेटेड पर्सन थे, उसने कौन सी नेशनलिस्ट फीलिंग्स के लिए लोगों ने डिमांड करी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीक वॉर। आपको पता है ग्रीक की इंडिपेंडेंस के लिए कई सारे यूरोप ने एक सपोर्ट किया था, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक याद रखना, बस एक नंबर का, ज्यादा बड़ा नहीं जाना हमें। हाउ डू मिनरल्स अकर्स इन, ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है मिनरल्स वाला चैप्टर इस बार, तो ये इससे डिस्कस ही नहीं करना। डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक मार्क्स का है। द इन्वेस्टमेंट, द मनी which is used by assets like land, machinery, building is called investment. It can be both domestic and foreign sources, दोनों से हो सकती है। तो जो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एसेट्स में आपने जो पैसे लगाए हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है, जो भी आपने एसेट्स रखे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत इजी डेफिनेशन, अगर 1 मार्क्स की आए, द इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय मल्टीनेशनल कंपनी कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो जो लैंड लीज पर लेती है और जो मशीनरी परचेज करती है किसी दूसरी कंट्री में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी वन political party has national level political organization but not recognize the national political party। वो नेशनल पार्टी हो चुकी है, उसको नहीं बोलते। हाँ, समाजवादी पार्टी, ठीक है, इसका आंसर आएगा। ये जो यूपी की है ना, जो साइकिल वाली पार्टी है, उसे समाजवादी पार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why one cannot refuse a payment made in India in rupees? कोई भी क्यों नहीं मना कर सकता रुपीस में पेमेंट लेने से? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसका आंसर ये है, नो वन कैन रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज इन इंडिया एज लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग इसे लीगलाइज किया गया रुपी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ पेमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी 1 मार्क्स के चल रहे थे, अब हम बड़े क्वेश्चंस पे आते हैं। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट। अब ये पूछा गया है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स की एक्टिविटीज है उन्हें क्यों डिस्करेज करना चाहिए। इनफॉर्मल सेक्टर्स लाइक लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं, सबसे पहली चीज ये होती है, रीजंस बताने पड़ेंगे आपको। पहला रीजन ये है, द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लैंडर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स आर नॉट सुपरवाइज्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स की एक्टिविटीज होती है उसे कोई भी सुपरवाइज नहीं करता। सेकंड, informal lender provide loans to borrower by more rates of percentage interest, जिसके कारण जो ब्रोअर होते हैं वो एक ट्रैप्स में फंस जाते हैं, जिसे आप कहते हैं डेब्ट ट्रैप। मतलब वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरे से भी लोन लेते हैं। ट्रैप, जैसे कोई एक इंसान है ना, अपनी एक लोन को पे करने के लिए दूसरे से जब लोन ले लेता है ना, तो उसका वो लोन पे होता है लेकिन उसके ऊपर एक लोन और चढ़ जाता है, उसे डेब्ट ट्रैप कहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी इंसान अगर मनी लेता है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जितनी मनी उसने ली होती है उससे ज्यादा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लग जाता है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाने के लिए किसी दूसरे से मनी लेता है, तो इसलिए इसे डिस्करेज करना चाहिए। थर्ड, सबसे पहले ये क्या करते हैं कि उन्हें एक्सट्रैक्ट अमाउंट नहीं देते, ठीक है, लेकिन उनसे ज्यादा वसूल लेते। मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स कीप इलिटरेट फार्मर्स इन द डार्क
एंड एक्सट्रैक्ट मोर देन द अमाउंट गिवन ऑन लोन, मतलब उन लोगों से उतना पैसा वसूल लेते हैं जितना दिया भी नहीं होता है, लोन से ज्यादा वसूल लेते हैं उन लोगों से। क्योंकि आपने देखा होगा गांव वगैरह में किसी की लैंड भी जबरदस्ती अपने नाम करवा लेते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर्स में ये सारी एक्टिविटीज होती है, और इसमें सबसे पहली चीज ये होती है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है और कोई भी लीगलाइज नहीं होता। कोई पेपर वर्क नहीं होता। हाँ हाँ, कोई पेपर वर्क नहीं होता। अब व्हाट इज मीन्ड बाय अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पार्टी। आपसे पूछा गया कि नेशनल पार्टी हम किसे कहेंगे, और नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी पार्टी में, जिसे आप नेशनल पार्टीज मानोगे तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए। देखो, एक जो नेशनल पार्टीज होती है वो नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क करती है, नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क करती है। और आपको पता है रीजनल पार्टी अपने रीजन के लिए वर्क करती है, लाइक यूपी के रीजनल पार्टी समाजवादी पार्टी। नेशनल पार्टी जो पूरी कंट्री के इंटरेस्ट की बात करती है, और नेशनल पार्टीज जो बनती है, इन पार्टीज की एक स्ट्रेटेजी होती है जो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, जो प्रोग्राम और स्ट्रेटेजी होती है वो नेशनल लेवल की होती है, नेशनल पार्टीज की। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे बेसिकली दो रिक्वायरमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट बी सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। लोकसभा के इलेक्शंस में कम से कम टोटल वोट से 6% चाहिए इसे, या असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स की 6% वोट चाहिए। दूसरा है कि इन्हें 4 सीट्स जो है लोकसभा में कम से कम विन के सिक्योर करनी चाहिए, तब वो नेशनल पार्टी बनती है। क्लियर? तो नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर जो नेशनल पार्टी बन जाती है उसे कुछ स्पेशल प्रेफरेंस दिए जाते हैं, और उसके सिंबल भी जो होते हैं ना वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, और कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी सिंबल भी नहीं ले सकती उन सिंबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल आप ध्यान से सुनोगे, है ट्रिकी लगेगा लेकिन है बहुत ज्यादा इजी। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री is the only industry in the country which is self reliant, ये सेल्फ रिलायंट होती है और सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट इन द वैल्यू ऑफ चेन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो, सबसे पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे सेल्फ रिलायंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री is considered to be self-reliant because product produced at each stage are used as a raw material for next stage of production। जितने भी प्रोडक्ट का यूज किया जाता है वो हर स्टेट्स के लिए एक रॉ मटेरियल होते हैं। दूसरा, वैल्यू चेन रेफर टू अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज परफॉर्म राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स। इसमें आपको पता है कि कई सारे प्रोसेस होते हैं हर इंडस्ट्री, स्पिनिंग, वीविंग, ड्राइंग, ठीक है, डाइंग, तो कई सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, और हर प्रोसेस में कुछ सब्सिस्टेंशियल वैल्यू ऐड हो जाती है प्रोडक्ट की वैल्यू। कई सारा प्रोसेस होता है इसके अंदर, स्पिनिंग का अलग प्रोसेस है, वीविंग का अलग प्रोसेस है, फिर डाइंग है, हर में रॉ मटेरियल तो यूज हो रहा है जब तक फिनिश गुड नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, efficient means of transport are prerequisites for the fast development। Express your views in favor of this statement। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे होंगे तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट भी फास्ट होगी, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट भी फास्ट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्यों पूछा गया सबसे पहले। देखो, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? आप कोई भी ट्रांसपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि एरिया ऑफ रॉ मटेरियल को वो कनेक्ट करता है फिनिश गुड तक और फैक्ट्री तक, यहाँ तक कनेक्ट करने का काम वही करता है। आपको रॉ मटेरियल चाहिए,
रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, फैक्ट्री से फिर फिनिश गुड मार्केट तक किसके थ्रू लिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर होगा तब डेवलपमेंट भी फास्ट होगी। ये फैक्टर पहला ही रीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह है उसे कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये ट्रांसपोर्ट ही तो प्रोवाइड करवाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट में ये सारी फैसिलिटीज नहीं होगी तब कैसे आप मार्केट तक अपने गुड्स को नहीं पहुंचा पाओगे, आपके गुड्स को ट्रेवल करने में ज्यादा पैसे लग रहे हैं। अगर स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तो मान लो दूध मंगाया गया कल, पहुंच रहा है 1 साल बाद, 3-4 दिन बाद, तो इसके लिए आधे रास्ते में खराब हो जाएगा। और अगर ये फास्ट सिस्टम होगा तो कंट्री की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी, कंट्री की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंटरनेशनल लेवल पे। आपको पता है कि जब स्वेज कैनल जब बनाई गई थी ना 1869 में, जब स्वेज कैनल स्टार्ट हो गई थी, तब यूरोप और एशिया का डिस्टेंस बहुत ज्यादा घट गया था, जिसके कारण ट्रेड काफी तेजी से होने लग गया। नहीं तो पहले उसी गुड्स का प्रोडक्शन जो था वो ज्यादा था, स्वेज कैनल के आने से वो कम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज है। पहला देखो, सबसे पहला एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, transport system joins the various regions in the country, from developed to underdeveloped, from rural to urban, linking the people of different regions closer to one another. Different region के peoples को एक दूसरे से connect करने का काम करते हैं transport। तीसरा, it helps in the development of various industries as it makes available the raw material to them and also distributes the finished goods to the consumers। मैंने जो बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, फिर रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनता है उसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। इसीलिए फास्ट डेवलपमेंट के लिए एफिशिएंट जो है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई इंडस्ट्री on the basis of capital investment. How are they different from one another? Explain with example। देखो, सबसे पहली चीज, on the basis of capital investment। कभी भी कैपिटल की बात हो रही है तब हम पैसे की बात, कभी भी कैपिटल की बात हो रही है तब हम मनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मनी की। सबसे पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि कैपिटल के हिसाब से इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कैपिटल के हिसाब से वैसे बड़ी भी वैसे 3-4 होती है, लेकिन हमें आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 ही रखना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ये आपको बहुत इजी, बस एक में 1 करोड़ याद रखना है। ऐसा अमाउंट बढ़ चुका है, 5 करोड़ हो चुका है, लेकिन आपको 1 करोड़ याद रखना, बुक में ये है। 1 करोड़ तक जिस इंडस्ट्रीज में लेस देन इन्वेस्टमेंट, देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? The industries whose investment is less than 1 crore are known as small scale industry। दूसरा, large scale industries above 1 crore, बस इसके, हाँ, उसका हमारी बुक के हिसाब से हमें डिस्कस नहीं करना है, बुक में हमारे जो दे रखा है ना उस हिसाब से हमें सीबीएसई में नंबर। ठीक है, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कौन सी आ जाएगी? टॉय मेकिंग, पिकल मेकिंग, गुड प्रोड्यूस फ्रॉम रबर एंड प्लास्टिक लोकल लेवल में। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या आ जाएगी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज आएगी क्योंकि लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। आपसे पूछा गया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपको सपोर्ट करना है। देखो, सबसे पहले पॉइंट ये रखना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहला, इनके नाम से आपको आंसर मिल जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। सिविल डिसोबीडियंस का पहले मतलब समझ लो क्या होता है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि हम जो गवर्नमेंट्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहला इसमें तो उसमें तो केवल बॉयकॉट करना था। इसमें क्या था कि हम साथ साथ जो रूल्स है
उसे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पहला इसका आप लैंग्वेज सुनोगे जो बुकिश लैंग्वेज है। इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड टू रिफ्यूज cooperation with British. However, in the civil disobedience movement, the agenda was not to refuse cooperation, but also break all laws established by the British. हमें कॉपरेशन के साथ साथ कॉपरेशन भी नहीं करना है उनको, और जो लॉ ब्रिटिश ने बना रखे हैं उसे भी ब्रेक डाउन करना है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। फीमेल का पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल था, ना ही बिल्कुल ना के बराबर था। लेकिन जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इसमें मास अमाउंट में फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा पॉइंट, ठीक है, डिफरेंस में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रीच्ड डाउन टू द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनी मोर सोशल क्लासेस एज कंपेयर टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ज्यादा सोसाइटी के लोग जो जुड़े थे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। We now see village official resigning from their seat, plantation worker participation in large numbers इसमें, ठीक है। तो ये दोनों ही जो मूवमेंट्स थे वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। ये रीजंस आपको बताने पड़ेंगे। पहला रीजन ये बताना पड़ेगा कि जो सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका मेन मोटिव ये था कि हम ब्रिटिश रूल्स को बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, ओनली हम ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। हमने लॉ ब्रेकिंग नहीं किया लार्ज अमाउंट। लेकिन जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसमें लार्ज अमाउंट में जो ब्रिटिश ने रूल्स बनाए हम उन रूल को भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में एक पॉइंट आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ही इंडिया ने जो रूलिंग है ना कंट्री को, जो रूलिंग में भी अब पॉलिटिकल फंक्शंस में भी इंडियंस ने अपने राइट्स की डिमांड कर दी थी। गवर्नमेंट्स की डिमांड कर दी कि हमारे को भी रूलिंग का राइट्स करना चाहिए, ठीक है। क्लियर? मूवमेंट में ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हाँ 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 हाँ, तो ये सुनो ध्यान से। और एक रीजन आपको पता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से ज्यादा नॉन कॉपरेशन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आप नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ। इसके पीछे एक रीजन ये भी माना जाता है कि ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसको ब्रिटिश मीडिया के अलावा जो फॉरेन मीडिया थी, अमेरिकन टाइम्स, यूरोपियन प्रेस, उनने भी कवरेज दी थी, याद रखना। और ये पहला ऐसा मूवमेंट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिनसे ब्रिटिशर्स को ये लग चुका था कि अब विदाउट इंडियन के सपोर्ट के हम ज्यादा रूल नहीं कर सकते इंडिया में। इसी में, ठीक है, इसी के बाद रिप्रेजेंटेशन का राइट भी दिया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है बेटा। हु हैड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हु हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग बाय 1921? एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ दिस स्वराज फ्लैग। देखो आपको पता है कि हमारा जो तिरंगा है उसे डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने इसे, इट वाज, जब स्वराज फ्लैग का बैनर क्या था, इसमें क्या था, द फ्लैग विथ द स्पिनिंग व्हील, चरखा जो था ना उसका, आ रेड ग्रीन बैनर। फीचर्स ऑफ द स्वराज फ्लैग, पहला, इट वाज अ ट्राई कलर हैविंग रेड ग्रीन एंड व्हाइट कलर्स with a spinning wheel in the center. दूसरा, red color signifies Hindus while the green color signifies Muslim. White color signifies peace. The spinning wheel represented Gandhian ideal of self-help. जो सेल्फ रिलायंट ना चरखा, गांधी जी ने चरखे का यूज किया था कि ये लोगों को ना फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है, ये लोगों को एक तरीके से काम करने की प्रेरणा देता है कि अपना काम खुद करो, सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद करता है। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम द सिंबल ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आपसे पूछा गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एक तरीके से ये वैलिड गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होना। लेजिटिमेट का मतलब वैलिड होता है, लेजिस्लेचर जो रूल बनाती है, तो लेजिटिमेट का मतलब वैलिड। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसे है। सबसे पहले इसमें आपको इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डालना है। बिकॉज देखो, कभी भी जब भी क्वेश्चंस में रीजन आ जाए ना, तो आप अपने आंसर की शुरुआत बिकॉज से करो, ये ज्यादा इफेक्टिव आ जाएगा। कभी भी सपोर्ट आ जाए या कुछ वर्ड ऐसे आ जाए, तो आपको उसकी आंसर की शुरुआत ना बिकॉज से करनी पड़ेगी, तो ये वो इफेक्टिव हो जाता है। वो बिकॉज का मतलब आप रीजन बता रहे हो कहीं ना कहीं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ legitimate government because of the following reason। पहला, it is based on people consent। इनमें पीपल्स की जो सजेशन है उनके द्वारा बनाई जाती है। दूसरा, it allows for participation of the people in the political process। इसमें क्या होता है कि लोगों को राइट दिया जाता है पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना। तीसरा, it provides for smooth and legitimate transformation from one government to another by means of electoral competition। यही एक ऐसा सिस्टम है कि लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं कि वो गवर्नमेंट्स को चेंज कर सकती है, गवर्नमेंट्स को चेंज कर सकती है इलेक्टोरल मेथड के थ्रू, बाय वोटिंग। ठीक है। फोर्थ, दिस वे इट इंश्योर दैट नो गवर्नमेंट is elected for life and hence become tyrannical। बोला गया है कि यही जो डेमोक्रेसी है वही ये राइट देती है कि कोई भी गवर्नमेंट पूरे लाइफ के लिए नहीं रहेगी। ठीक है, और वहां पर ट्रेनिंग का मतलब ये होता है एक ही व्यक्ति का आतंक नहीं होगा। ठीक है। इट अलाउज फॉर पीसफुल चेंज इन द सोसाइटी। सोसाइटी में पीसफुल चेंजेस की भी डिमांड करती है। रिप्रेजेंटेटिव सो इलेक्टेड मेक लॉज एंड पॉलिसीज ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो पीपल के बिहाफ पर, उनकी जो फीलिंग्स है उनके बिहाफ पर ही रूल्स बनाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में। यहां तक हमारा क्लियर हो चुका था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ग्लोबलाइजेशन से लिंक करता है। ये ग्लोबलाइजेशन से लिंक है। अ वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स are available in the Indian market। Support the statement with examples in context of globalization। आपको पता है कि इंडियन मार्केट्स में आज की डेट में वैरायटी ऑफ चॉइस के गुड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट प्राइस के गुड्स इंडिया में पाए जाते हैं। ये क्यों अवेलेबल है? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में फ्री फ्लो, सबसे पहले फ्री फ्लो करता है ये गुड्स का, कैपिटल का, आइडियाज का। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एग्जांपल डाल सकते हो, कुछ भी बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, आप अपने वे से भी इसका आंसर दे सकते हो। अ वाइड रेंजिंग ऑफ चॉइस गुड्स आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। दैट इज द लार्जेस्ट लेटेस्ट प्रोडक्ट सच एज मोबाइल फोन्स, एलईडी टेलीविजन्स, watches manufactured by leading manufacturer of the world are available in the market। जो वर्ल्ड में लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडियन मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन इन इंडियन मार्केट। न्यू कंपनीज जो है ना ऑटोमोबाइल्स, वो भी इंडिया में शामिल है। इंडिया में आपको पता है पूरे वर्ल्ड वाइड कार मैन्युफैक्चरिंग की कंट्री इंडिया में अट्रैक्ट होती है। आपको पता है रॉयल इनफील्ड, assess the statement। ये बोला गया है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट।
किस तरीके से किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला इसमें आपको पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए। चीप क्रेडिट would also allow weaker section of the society to enter formal sector of lending and rid them of exploitations। पहला, जो चीप क्रेडिट है ना, वो जो वीकर सेक्शन है उनको मदद कर सकती है कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ना इनफॉर्मल सेक्टर से, उनसे बच सके। दूसरा, more lending would lead to higher income and encourage people to grow crops, do business and set up small scale industries, जिसके कारण क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर सकती है। जो चीप क्रेडिट होगा ना, वो एक एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन कर सकती है, क्योंकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो अपने खुद के काम खोलने स्टैब्लिश कर देंगे, तो धीरे धीरे वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए। दूसरा ये है, चीप क्रेडिट मीन्स मोर इनकम इज लेफ्ट विद द ब्रोअर टू इन्वेस्ट रेदर देन रिटर्न एज इंटरेस्ट। सबसे पहला चीज, वो उन्हें इंटरेस्ट से बचाएगी। तो चीप क्रेडिट होगा तो ब्रोअर को इन्वेस्ट में ज्यादा आकर्षित करेगी ना, वो इंटरेस्ट से ज्यादा, तो वो किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट से बच के, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है कंट्री की। क्योंकि जितनी ज्यादा जॉब फैसिलिटीज, इनकम क्रिएशन होगी, उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं कंट्री को फायदा होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफोर्डेबल क्रेडिट वुड ऑल्सो एंड द साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप। ये डेब्ट ट्रैप से भी बचाएगी लोगों को। किससे बचाएगी? डेब्ट ट्रैप से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है चीप क्रेडिट किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। जैसे इसका हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो आप। ये इसने भी कई तरीके से फीमेल्स को मदद करी। जो बैम्बो होता है ना, बैम्बो से जो फीमेल बास्केट बनाती थी ना, तो वो जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह से पैसे लेती थी, तो उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, उनसे उनको प्रॉफिट भी नहीं हो पाता था अच्छा खासा। तो प्रोफेसर यूनिस ने पहले तो अपने पैसे दिए थे। ढाका में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने पहले अपने पैसे दे दिए थे जो बैम्बो मेकर्स थे। तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने जो बैम्बो मेकर्स जो फीमेल्स थी, उन्हें पैसे दिए, उन्होंने पैसे भी लौटा दिए टाइम से। तब उन्होंने देखा कि अगर ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो कई सारे लोगों के पास इनकम भी जनरेट हो जाएगी और कुछ लोग दूसरे लोग की भी मदद कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, अगर आपको कहीं से कोई थिंग्स कम कीमत पे आपको लोन मिलेगा, तब आप जो गुड्स बनाओगे वो भी आप सस्ती बनाओगे, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम पड़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ रहा है, तो आप उसकी सेलिंग कॉस्ट भी कम ही रखोगे। मान लो अगर आपने लोन पे ज्यादा पैसे ले रखे हैं, आपको लोन पे ही पैसा ज्यादा मिला, पैसे में इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, तो आप गुड्स भी तो महंगी बेचोगे, और आप ज्यादा गुड्स महंगी बेचोगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो ये सब रीजन हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हाउ हैड द फीमेल फिगर्स बिकम एन allegory of the nation during 19th century in यूरोप। एनालाइज, देखो जो फीमेल फिगर्स है ना, उन्हें एलिग्री माना गया, सिंबल नेशन फीलिंग्स का यूरोप में। एज वेल एज यूरोप में नहीं, आप इंडिया में भी जान सकते हो, क्योंकि इंडिया में भी जो हम भारत माता मानते हैं, वो भारत माता भी एक फिक्शन ही है। भारत माता भी एक फिक्शन है कि फीमेल्स के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहला, नेशनलिज्म रिक्वायर्ड पर्सनलाइजिंग a nation। Countries were often portrayed as a female to give shape on an abstract idea, एक idea देने के लिए। Often cultural icons such as trees or aspirational values such as liberty and justice needed icons and preferably female figure to get the message across। The female figure become an allegory of the nations। देखो जो फीमेल फिगर्स थी वो एक एलिग्री, एक सिंबल बन गई नेशंस के लिए। जैसे आप कहीं पर भी, आप जैसे जस्टिस की बात कर लेते हैं, आप जस्टिस में देखोगे जो एक फीमेल होती है, ब्लाइंड फोल्डेड होती है वो, और उसने इक्वल वेजेस ए पेयर ऑफ वेइंग स्किल्स, जो इक्वल्स होंगे, आंख पे उसकी पट्टी बंदी होती है, जिसका मतलब क्या है, जो कानून है वो सभी की नजर में एक बराबर है। कानून किसी के साथ ये नहीं देखेगा कौन सा पर्सन
कोई स्पेशल पर्सन है, कोई आम पर्सन है, फीमेल है, मेल है, कभी ये नहीं देखा जाएगा, सबके लिए इक्वलिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद ये कंसेप्ट आया था। और फ्रांस में मैरीन को मैरियाने जो है उसे इमर्ज किया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रांस। हर फीचर्स वर आल्सो ड्रॉन फ्रॉम द सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। सी वॉर अ रेड कैप, द ट्राई कलर। ठीक है, अब एक बात बताओ, रेड कैप किससे संबंधित होती है? रेड कैप तो ये एंड होती है स्लेवरी सिस्टम, ठीक है, एंड करने के लिए, ठीक है। और ट्राई कलर फ्रांस का फ्लैग था। और आप देखोगे कि हर जगह अलग अलग है। जो उसका जो क्राउन है, क्राउन किसका था? जर्मनिया की बात, जर्मनिया की बात कर लो आप, इसमें जर्मनिया के सिंबल था ओक लीव्स किसको रिप्रेजेंट करती है? हीरोइज्म को, मतलब रेडी है, ठीक है। और एक देखो ओक लीव्स होती है, एक होता है ऑलिव लीव्स। ऑलिव लीव्स अगर कभी भी हो ना, तो ऑलिव लीव्स हमेशा पीस को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप यूनाइटेड नेशंस का जो सिंबल देखोगे ना, उसमें ऑलिव लीव्स है, तो पीस को एस्टेब्लिश करेगी। तो ये सारे के सारे जो सिंबल्स थे वो फीमेल से ही डेडिकेटेड थे। आपको ये सारे रीजन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ताज पहना दिया, इसके अलावा उसके कुछ ऑर्नामेंट्स को लिंक कर दिया गया उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? डिस्क्राइब द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मीटिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Describe the role of multinational company in promoting globalization process। अब आपको पता है ग्लोबलाइजेशन की कई सारे डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो, माइग्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की एक हो गई, जो नेशनल इकोनॉमी है ना, उसे इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ मर्ज कर देना, ठीक है, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देना। तो ये ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। ये कैसे हो सकता है? फॉरेन ट्रेड के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा, कैपिटल फ्लो के द्वारा, और माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स एंड टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू। अब एमएनसी कई सारे रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन बाय एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर्स। सबसे पहले एमएनसी क्या करती है? जॉइंट वेंचर्स करती है। जो कोई लोकल इंडस्ट्रीज होती है ना, लोकल कंपनी जो फेमस होती है, उसके साथ एक टाई अप कर लेती है, ठीक है। पहले जॉइंट वेंचर ऐसा हो गया। एमएनसी बाय अ लोकल कंपनी हैविंग कंसिडरेबल मार्केट। एमएनसी क्या करती है? लोकल कंपनी को खरीद लेती है और प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती है। तीसरी चीज क्या करती है? एमएनसी establishes on its own in the new country by buying land, constructing factory, buying machines।